नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के 5वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आज मुख्य रूप से हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वह है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण और उत्प्रेरक से संबंधित चर्चाएं आज हम करेंगे। अगर हम पूरे सरफेस केमिस्ट्री को बांटने का प्रयास करें तो 3 भागों में सरफेस केमिस्ट्री को बांटा जा सकता है। पहला जो हो गया अधिशोषण, तो अधिशोषण टॉपिक को हमने पूरा क्लियर किया। और दूसरा जो पार्ट होगा वह है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, और तीसरा पार्ट कोलाइड। तो हम आज शुरू करने वाले हैं उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। तो टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं कि 1835 में बर्जीलियस, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो 1835 में बर्जीलियस ने रासायनिक अभिक्रिया के दर और जो बाहरी पदार्थ का प्रयोग कर उसके दर को बढ़ाया और घटाया जा रहा है, तो मतलब बाहरी पदार्थ के प्रभाव का अभिक्रिया दर पर उन्होंने अध्ययन किया और इस आधार पर जो बाहरी पदार्थ है उसे उत्प्रेरक का दर्जा मिला। और इस रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो बगैर अपने पार्टिसिपेशन के, बगैर अपने में कोई परिवर्तन लाए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और इस घटना को हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस which doesn't participate in the rate of in reaction but enhance or decreases the rate of reaction। तो हम हेडिंग कर लेते हैं उत्प्रेरण। कैटालाइसिस। तो कैटलिस्ट की हम परिभाषा लेंगे। पहले लिख दें ये बात कि 1835 में बर्जीलियस ने अभिक्रिया दर पर बाहरी पदार्थ के प्रभाव का अध्ययन किया। अब हम लिखने जा रहे हैं कि आखिर उत्प्रेरण को हम किस रूप में परिभाषित करेंगे। लिखेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद में परिवर्तन ना लाकर रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक कहलाता है। और यह प्रक्रिया
उत्प्रेरण कहलाती है। तो स्पष्ट हो गया कि वह पदार्थ जो बगैर अपने में परिवर्तन किए, परिवर्तन लाए, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो हम देखेंगे कि उत्प्रेरण को दो वर्गों में या दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है विसमांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। तो हम उत्प्रेरण के प्रकार हेडिंग कर दें, उत्प्रेरण के प्रकार। तो सीधे लिखें हम दो प्रकार, और जो पहला प्रकार होगा वो होगा समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होगा विसमांगी उत्प्रेरण। इसे हम होमोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे और इसे हम हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। तो हम अब बारी बारी से बात करने जा रहे हैं कि आखिर समांगी उत्प्रेरण किसे कहा जाता है। तो हेडिंग हम कर लेते हैं, और इसी में हम लिख देते हैं समांगी उत्प्रेरण। तो जो पदार्थ है वो उत्प्रेरक हो गए और जो प्रक्रिया है वह उत्प्रेरण हो गई। तो हम समांगी उत्प्रेरण को देखने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जब अभिकारक के अणु और प्रतिफल साथ ही साथ उत्प्रेरक तीनों अगर एक ही प्रावस्था में रहते हैं, मतलब तीनों का स्टेट समान होता है, तीनों का नेचर समान होता है, तो ऐसी प्रक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम उदाहरण की चर्चा करेंगे। लिखते हैं, जब अभिकारक कौमा प्रतिफल तथा उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं तो वे समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। ऐसी अभिक्रिया कह सकते हैं जिसमें, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें, तो एक उदाहरण के रूप में हम लें, जैसे हम SO3 का फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है मिलेगा, लेकिन यहाँ कैटेलिस्ट के रूप में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हम देखेंगे SO2 + O2, ठीक है, लेकिन NO लिखते हैं यहाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड
SO3। तो मुख्य बात यहाँ क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो हमने देखा कि अभिकारक, प्रतिफल और जो कैटलिस्ट हमने लिया वह सभी जो है एक ही प्रवस्था में है, गैसीय प्रवस्था में है। तो ऐसे उदाहरण जो हैं समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण होंगे। हम बैलेंस कर लें, यहाँ अगर 2 दे दें, यहाँ भी 2 दें, तो देखिए 6 4 2 6, क्लियर है। चलिए एक और उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे ईस्टर आप लें, तो ईस्टर का जल अपघटन जो होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो प्राप्त होता है उसमें भी हम देखते हैं क्या कि H2SO4 जो है एक कैटलिस्ट का बिहेव यहाँ करता है। तो लिखेंगे हम ईस्टर का जल अपघटन। तो ले लीजिए एग्जाम्पल CH3COO C2H5 प्लस H2O और यहाँ हम जो है H2SO4, क्लियर है। तो हम देखेंगे ये जो बनेगा मेरा CH3COOH और बनेगा C2H5OH। ये एस्टर हो गया और इसका नाम है इथाइल एसीटेट। जल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये हो गया एसिटिक एसिड और ये इथाइल अल्कोहल। हम इसमें देखने जा रहे हैं कि जो भी फॉर्मेशन हो रहा है और जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, यहाँ डाइल्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो रिएक्टेंट को देखा और जो प्रोडक्ट को देखा और कैटलिस्ट सभी एक ही प्रवस्था में रहते हैं, इसलिए इन्हें समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। अब जस्ट इसके विपरीत हम विषमांगी उत्प्रेरण की चर्चा करेंगे। उदाहरण मिटा देते हैं और यहां हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए क्या चेंज कर पा रहे हैं। विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। जब अभिकारक, प्रतिफल, उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रवस्था में हो, तो यहां भी हम मिटा दें, भिन्न भिन्न खाली जोड़ दें। तो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। आप लोग दोबारा लिखेंगे इसे। तो विषमांगी उत्प्रेरण क्या है? तो जब अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों भिन्न भिन्न प्रवस्था में हो तो उन्हें हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हम उदाहरण स्वरूप देखेंगे। अमोनिया के फॉर्मेशन में हम देखते हैं क्या कि पहले भी पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था कि लोहा जो है, सॉलिड लोहा का सतह जो है, अभिकारक उसमें एड्जॉर्ब होते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही हमने जो अभी रिएक्शन देखा सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन में, तो वहाँ तो हमने देखा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमने लिया था और चूंकि गैस के रूप में था, वो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। लेकिन अगर हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड को ले लेते हैं जो कि सॉलिड के रूप में है, तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा मेरा, ये जो उदाहरण होगा वो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। दोनों को हम
लिखते हैं N2 प्लस H2 NH3 3H2 2NH3। तो यहाँ हम जो है F ही ले लेते हैं, लिखते हैं अमोनिया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये भी गैस, ये गैस है, ये गैस है, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड हो गया, ये भी गैस। फिर हम उदाहरण लेते हैं SO2 प्लस O2 और ये मेरा SO3 बन गया। ठीक है, अब हम लेंगे V2O5। तो ठीक है कि सभी जो है यहाँ गैस है, लेकिन ये जो मेरा वेनेडियम पेंटॉक्साइड है वो सॉलिड है। तो हम देख रहे हैं कि अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो। तो हमने देखा कि अभिकारक गैस है तो कैटलिस्ट मेरा सॉलिड है, अभिकारक गैस है तो कैटलिस्ट मेरा सॉलिड है। तो इस तरह से हम हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में ये उदाहरण ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। मतलब अगर अभिक्रिया के दर को वो बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैटलिस्ट जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, अभिक्रिया के दर में वृद्धि लाते हैं, वह हो जाएंगे धनात्मक उत्प्रेरक। और वही ऐसे उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया के दर को घटा देते हैं उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो अब हम उदाहरण के साथ समझने जा रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। पहले हेडिंग कर दें धनात्मक उत्प्रेरक। पॉजिटिव कैटलिस्ट। लिखेंगे ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो अभी जो हमने उदाहरण लिया जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो है हम जो आयरन लिए थे तो ये आयरन जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट का बिहेव करता है। तो हम लिखने जा रहे हैं वही रिएक्शन N2 प्लस H2 और NH3। यहाँ 2 दे दें, यहाँ 3 दे दें और यहाँ हमने F ही लिया था। ठीक है, मेरा ये गैस है, ये सॉलिड है, लेकिन ये जो आयरन है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। वही हम उदाहरण हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ले लें। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है देखते हैं हम कि H2O2 ये टूट जाते हैं और प्लेटिनम यहाँ जो है H2O प्लस O2। तो यहाँ जो प्लेटिनम है ये प्लेटिनम अभिक्रिया के रेट को बढ़ाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से ये भी जो है धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 दे दें, यहाँ 2 दे दें। देखिए 2 2 4, 2 2 4। ठीक,
तो क्लियर है धनात्मक उत्प्रेरक। अब हम यहीं साथ ही परिभाषा ले लें ऋणात्मक उत्प्रेरक की। नेगेटिव कैटलिस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, इसी को मिटा देते हैं, बढ़ाता है तो यहाँ घटाता है, हो जाता है। चलिए फिर लिख देते हैं, क्या हो जाएंगे, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, घटाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो अब उदाहरण की बात कर रहे हैं कि आखिर हम जो निगेटिव कैटलिस्ट है, जैसे हमने अभी तुरंत उदाहरण लिया H2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो ठीक है हमने प्लेटिनम लिया है तो यह रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। अगर हम प्लेटिनम के जगह ग्लिसरॉल ले लेते हैं तो ग्लिसरॉल जो है इसके रेट को घटा देता है। तो हम यही रिएक्शन लिखें, यहाँ लिखें ग्लिसरॉल। तो ये निगेटिव कैटलिस्ट का बिहेव किया। साथ ही हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में अगर हम ऑक्सीजन मतलब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराते हैं और वहाँ पर इथाइल एल्कोहल मतलब निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, और हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है COCl2 प्लस HCl बन जाएगा। तो हम इस CHCl3 ले लें ऑक्सीजन से, और यहाँ C2H5OH, ये बन जाएगा COCl2 प्लस HCl। तो यहाँ हम जो इथाइल एल्कोहल देख रहे हैं तो इसको ये कंबाइंड होने नहीं दे रहा है, दैट मीन्स ये निगेटिव कैटलिस्ट का बिहेव कर रहा है। तो हम अगर इसे बैलेंस भी कर लें, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 3 दूनी 6, ठीक। तो ये दो अभिक्रिया जो हमने देखा, इसमें हम देख रहे हैं कि जो कैटलिस्ट है, चाहे इसके केस में ग्लिसरॉल हो और इसके केस में इथाइल एल्कोहल हो, ये निगेटिव कैटलिस्ट के उदाहरण है। मतलब अभिक्रिया के रेट को यह जो है घटाने का काम कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्धक और विष। मतलब कैटालाइटिक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, कैटालाइटिक प्रमोटर, कैटालाइटिक पॉइजन। तो अभी तुरंत हमने उदाहरण देखा, जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन में देखा, तो लोहा उत्प्रेरक का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम उसी अभिक्रिया में मॉलिब्डेनम दे दें तो जो लोहा पॉजिटिव कैटलिस्ट का बिहेव कर रहा है, मतलब और तेजी से जो है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम जो है और भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में सहायता प्रदान करेंगे, चूँकि जो उत्प्रेरक मेरा आयरन है, आयरन के कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को ये इन्हांस करते हैं। और वही हम देखते हैं कि जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन में, तो प्लैटिनम जो है ठीक है कैटलिस्ट है और इंक्रीज करने में सहायक है। लेकिन अगर उसमें हम आर्सेनिक ऑक्साइड As2O3 अगर उसमें हम डाल देंगे तो ये विष का काम करने लगेगा। और वही एक जो अमोनिया के फॉर्मेशन में भी हम देख रहे हैं कि अगर हम उसमें H2S डाल देते हैं, ठीक है हम आयरन जो है एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ किए हैं, लेकिन
H2S डालने के कारण आयरन के कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को वह प्रभावित करता है और रेट को घटा देता है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्प्रेरक वर्धक। चलिए ये उदाहरण रहने ही देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी चर्चा करना है। और यहां से मिटा देते हैं। हेडिंग करेंगे उत्प्रेरक वर्धक। कैटालाइटिक प्रोमोटर। परिभाषा देंगे ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अमोनिया के फॉर्मेशन में। तो अमोनिया के फॉर्मेशन में ठीक है, यहाँ पर जो है हमने आयरन लिखा है एज ए कैटेलिस्ट, लेकिन जैसे ही हम मोलिब्डेनम ले लेंगे तो ये मोलिब्डेनम इस कैटेलिस्ट को और इसके कैटेलाइटिक एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। क्लियर है? अब हम जो है उत्प्रेरकीय विष की बात करेंगे। उत्प्रेरकीय विष। उत्प्रेरक विष, कैटालाइटिक पॉइजन। ठीक है, हम लिख रहे थे ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरकीय क्षमता को घटाते हैं। तो हम बात कर रहे थे SO2 प्लस O2 और यहाँ SO3 का फॉर्मेशन हो रहा था। हमने देखा था कि प्लैटिनम यहाँ पर जो है मतलब पॉजिटिव कैटेलिस्ट का बिहेव कर रहा था, लेकिन अब जो है इस रिएक्शन में AS2O3 अगर यूज करेंगे तो क्या करेगा, यह इसके एक्टिविटी को घटा देगा। तो ये जो है उत्प्रेरकीय विष का काम किया। वही हम देखेंगे, यही सेम रिएक्शन हम ले रहे हैं N2 प्लस 3H2 और ठीक है, यहाँ हमने आयरन लिया और मेरा बन गया NH3। ठीक है, लेकिन यहाँ जब H2S हम यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसके एक्टिविटी को घटा देगा। मतलब जो पॉजिटिव कैटेलिस्ट हमने यूज किया था आयरन को अमोनिया के फॉर्मेशन में, तो H2S की उपस्थिति के कारण जो रेट को बढ़ाना था वह उसे मतलब एज ए पॉइजन यह बिहेव किया और इसके कैटालाइटिक एक्टिविटी को कम किया। तो इस तरह से हमने उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को समझने का प्रयास किया। एक और टर्म हम ले सकते हैं, जैसे इनहिबिटर होता है, संदमक। मतलब ये क्या करते हैं, अभिक्रिया को या तो रोक देते हैं या अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। जैसे हमने अभी तुरंत उदाहरण लिया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O प्लस O2 में तो टूटते ही है, लेकिन वहाँ जो हमने निगेटिव कैटेलिस्ट वाला जो है एक उदाहरण लिया था कि ग्लिसरॉल को जब हम यूज करते हैं तो ग्लिसरॉल क्या करता है कि वह अभिक्रिया के दर को घटाता है। तो संदमक ले सकते हैं। चलिए पूरे मिटा देते हैं।
कैटालाइटिक इनहिबिटर, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देते हैं या उसके वेग को या वेग को वेग काम कर देते हैं। तो क्लियर है, हमने उदाहरण H2O2 का लिया और यहाँ जो ग्लिसरॉल लिया, ये ग्लिसरॉल जो है यहाँ पर संदमक का बिहेव किया। का मतलब कि यह अभिक्रिया के दर को सीधा घटा देता है। तो निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में भी हमने इसे देखा था। यहाँ अगर 2 दे दें, यहाँ 2 देते हैं, 2 2 4, ठीक। तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये जो कैटलिस्ट से रिलेटेड, कि यह सिद्धांत जो है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। फैराडे जो है 1833 में दिया था, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, हेडिंग कर देते हैं। लिखें विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। तो चलिए इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि यह जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत 1833 में फैराडे ने प्रतिपादित किया था और उनके अनुसार मतलब इस सिद्धांत को आगे हम बता रहे हैं कि निम्न 5 चरणों में जो है, 5 चरण 2 2 4, हाँ, निम्न 5 चरण में इसे हम बांट सकते हैं और उसे याद करने का हम एक ट्रिक बताएंगे और आराम से आप जो है स्टेटमेंट से उसे लिख पाएंगे। तो पहले हम लिख दे रहे हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में फैराडे द्वारा किया गया था। ऐसे ये कभी पूछेगा नहीं कि हाँ कब दिया गया था, कौन दिया, बस ये जो सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से जो है स्टेप वाइज काम करेंगे कि डिफ्यूज़न, एडजॉर्प्शन, केमिकल रिएक्शन, डिसॉर्प्शन, फिर डिफ्यूज़न। तो हम ऐसे इसका ट्रिक बना लेते हैं, इधर लिखते हैं। पहले हो गया डिफ्यूज़न, एडजॉर्प्शन, केमिकल रिएक्शन और फिर डिसॉर्प्शन और डिफ्यूज़न। ये 5 स्टेप में हम इसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम पहला जो स्टेप होगा मेरा डिफ्यूज़न, जिसे हम
विसरण कहते हैं, विसरण, विसरण, ठीक लिखे हैं। तो आखिर हम फर्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं, विसरण में क्या होता है। तो जो अभिकारक अणु है और हमने उत्प्रेरक लिया है, तो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक के अणु आते हैं और उसमें विसरण की क्रिया होती है। तो लिख सकते हैं कि अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर विसरित होते हैं, ठीक है। या अभिकारक के अणु का विसरण उत्प्रेरक के पृष्ठ पर होता है। चलिए ठीक है, एक स्टेप मेरा हो गया। अब दूसरा है एडजॉर्प्शन, जिसको हम अधिशोषण कहेंगे। तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं अधिशोषण की, स्टेटमेंट वही रहेगा, बस उसी को कॉपी कर लीजिए। अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। दूसरा स्टेप क्लियर। अब तीसरा है सी फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं क्या कि अभिकारक के अणु और उत्प्रेरक के बीच जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कहने का मतलब जिसे हिंदी में हम सक्रिय संकर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है यहाँ। तो लिखेंगे अभिकारक के अणु तथा उत्प्रेरक के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकर का निर्माण होता है। क्लियर है? तो इस तरह से सी भी हो गया। अब दो स्टेप बचा, एक है डिसॉर्प्शन, फोर्थ हो गया डिसॉर्प्शन, जिसको हम विशोषण कहेंगे। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिशोषण में जो है अट्रैक्ट होता है और विशोषण में सतह से अलग हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो सक्रिय संकर है उसकी ऊर्जा अधिक होती है और अधिक होने के कारण वह अपघटित हो जाता है। लिखेंगे सक्रिय संकर की ऊर्जा अधिक होती है तथा यह अपघटित होकर प्रतिफल का निर्माण
करते हैं। और साथ ही उत्प्रेरक के पृष्ठ से विशोषित हो जाते हैं। तो हो गया 4 स्टेप। अब लास्ट जो स्टेप है वो है डिफ्यूजन। फिर से तो हम यहां से 3 स्टेप मिटा दे रहे हैं। अब फिर मेरा डिफ्यूजन होगा और ये मेरा चेंज होकर के हो गया 5वां स्टेप। मिटा देते हैं। हमको लगता है कि आप मतलब फास्ट लिखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ अगर चलना हो तो हाथ तेजी चलाना होगा। तो 4th में भी हो गया विसरण। तो अभिकारक के अणु अब अभिकारक के जगह हो जाएगा प्रतिफल। तो प्रतिफल के अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ से विसरित होकर अलग हो जाते हैं। एवं उत्प्रेरक का सतह मुक्त हो जाता है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन हमने आपके लिए स्पेशल ट्रिक बना दिया। DACDD अगर आप याद रखते हैं तो आराम से जो है आप स्टेटमेंट को लिख पाएंगे। अब हम थोड़ा सा मतलब है अभी 5 मिनट, तो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, दिखाए तो पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जो हमने एक मैस मतलब एक जाल ऐसे बनाया है वो कैटलिस्ट है। तो हम यहां लिखेंगे ये उत्प्रेरक और ये अभिकारक, और यहां पर जो हो गया ये एडजॉर्प्शन हो गया, अधिशोषण। तो ये अभिकारक इस उत्प्रेरक के साथ आकर के जुड़े, तो अब क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर उसमें यहाँ विशोषण होगा। हम लिख देते हैं, इसको बना देते हैं हम सक्रिय संकर। ठीक है, और ये हो गया मेरा प्रतिफल। और हमने जो उत्प्रेरक लिया था वह पुनः उसी रूप में जो है यहाँ हमको मिल जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा विशोषण। तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो विषमांगी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है वह क्या कहता है। बहुत ही ट्रिकी मेथड से हमने बताने का प्रयास किया। और तो आज हमने उत्प्रेरण के प्रकार, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक के प्रकार और इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अब अगले क्लास में उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं हैं, उसके हम मतलब बिंदुवार उसकी चर्चा हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसी प्रकार से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का 5वां क्लास था, लेकिन जो डायरेक्ट भी आज भी अगर क्लास कर रहे होंगे तो उनको सारी बातें समझ में आई होगी, क्योंकि एडजॉर्प्शन, अधिशोषण और कैटलिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लिंक नहीं है। फिर भी फर्स्ट क्लास से अगर आप कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैनी थैंक्स टू यू। Dr. Neetu Raman Kumar is watching. Thank you for watching this video.